हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। आई थिंक ऑल राइट। तो आज हम सीखने जा रहे हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन सीखने से पहले मैं कहीं ना कहीं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, मेरे दिल के बारे में नहीं भाई, नेक्स्ट यू के बारे में। राइट, हमारे चैनल का नाम है। हम यहाँ पे हम तीन सर हैं। सौरभ सर जो आपको साइंस पढ़ाएंगे, अंकित सर जो आपको एसएसटी पढ़ाएंगे, और सनी सर जो आपको मैथ पढ़ाएंगे। और इस कदर से पढ़ा दिया जाएगा कि आप तीनों सब्जेक्ट में 100/100 आपके हाथ में। राइट, बस छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बस इतना ही आपसे चाहिए। बाकी पूरे साल भर मेहनत कराने की काम हम करवाएंगे। ये जून महीना चालू है, पूरे पेपर खत्म होने तक जो जो गाइडेंस चाहिए आपको, जो जो चीज की नीड है, हर एक चीज मैं करवा के देने वाला हूँ और मेरे सर देने वाले हैं। और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम हिंदी भी करवा देंगे। राइट, अब इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट यू के बारे में, सौरभ सर के बारे में। दिख रहा है ना? वेरी गुड। तो आज हम क्या सीखने जा रहे हैं सर? ग्रेविटेशन सीखने जा रहे हैं। क्या? ग्रेविटेशन। राइट, ये ग्रेविटेशन होता क्या है सर, हमें बता दो। स्कूल से बताया जा रहा है भैया, न्यूटन चाचा है ना। क्या सर? भैया न्यूटन चाचा है ना, एक सेब उनके पे गिरा तो हम तो उनको गाली देते आ रहे हैं कि उनके पास सेब नहीं कटहल गिरना चाहिए। हमारे बिहार में कटहल खाते हैं ना, कोई कोई तो बोलता है उनके ऊपर क्या गिरना चाहिए। अरे बता दो तुम ही लोग। हाँ, समझ गए? चलो ठीक है। हाँ, अब ग्रेविटेशन होता है क्या है? अगर सिंपली मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाऊं, इस पिक्चर में क्या प्रॉब्लम हो रही है देखो। आप पैराग्लाइडिंग करो या बंजिंग जंपिंग करो, कुछ भी चीज कर रहे हो आप, तो आप ऊपर से नीचे जंप मारते हो। राइट, जब ऊपर से नीचे इंसान जंप मार रहा है तो उसको कौन सी चीज उसको नीचे खींच रही है? चुड़ैल की शक्ति नहीं है, ना भूत की शक्ति है, राइट, ना जीन की शक्ति है। अब कौन सी शक्ति इसको खींच रही है नीचे, ये कंफ्यूजन चलने लगा लोगों के माइंड में। लोग बोलने लगे कि हाँ यार, यही तो ग्रेविटेशन है। अरे अकेला एक न्यूटन सर ने ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कवर नहीं किया। उनके नाम पे पेटेंट है, ये बात मैं मानता हूँ। बट इसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों की रिसर्च थी। उसी सब रिसर्च को कंक्लूजन करके तब जाके हमारा ग्रेविटेशन आया। राइट, नेक्स्ट 11 हमारे पास पिक्चर आता है यहाँ पे, स्कीडिंग करते हुए आप। राइट, इसमें क्या हो रहा है, आप जंप मार रहे हो, वापस से नीचे आ रहे हो। राइट, कहाँ पे नीचे आ रहे हो? अर्थ की डायरेक्शन में, डाउनवर्ड साइड नीचे आ रहे हो। हाँ है ना? और एक और हम बात करें यहाँ पे ड्रिंकिंग ऑफ वाटर की। जब अब ड्रिंकिंग ऑफ वाटर की मैं बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं पानी पी रहा हूँ तो पानी ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? अब सर अगर पानी ऊपर चले जाएगा ना तो ये जादू हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब स्पेस में जाओगे तो पानी तो ऊपर ही जाना भैया, क्योंकि वहां पे नथिंग है। नथिंग को ही हम बोलते हैं स्पेस है। तो ये सभी कंक्लूजन आया ग्रेविटेशन के बारे में। राइट, हाँ। अब ग्रेविटेशन असलियत में होता क्या है हम समझने की कोशिश करते हैं। राइट, हाँ, आगे हमारे न्यूटन बाबा। अब न्यूटन बाबा के ऊपर हमारे पास तो कटहल तो है नहीं, नहीं तो क्या होगा, फिजिक्स का रूल ब्रेक हो जाएगा, तो एप्पल ही गिरा देते भाई के सर पे। अब एप्पल हमने गिरा दिया, ए भाई गिर गया क्या? हाँ, चलो एप्पल गिर गया इनके ऊपर। अब एप्पल गिरा तो इनका सर इससे टकराया नहीं। इन्होंने बोला कि क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट बिटवीन एनी टू बॉडीज, दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा। एक मैं और एक आप, हम दोनों एक दूसरे की बात सुन पा रहे हैं क्या? हम दोनों के बीच में क्या एक्ट हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। एक कपल, गर्ल्स और बॉयज, दोनों के बीच में क्या एक्ट हो रहा है? हाँ, आगे का सीन मत सोचो, दोनों के बीच में क्या एक्ट हो रहा है? अपना ग्रेविटेशन एक्ट हो रहा है। मतलब क्या, अगर कोई भी बॉडी है, अगर मैं मान लो ये डस्टर मेरे पास और मेरे पास ये क्या है, माउस है, दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन लग रहा है उसी अट्रैक्शन का कहा जाता है ग्रेविटेशन। क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशन। एक ग्रेविटी एक सिंगल बॉडी पे परफॉर्म नहीं करेगा, कम से कम मिनिमम टू बॉडी चाहिए ग्रेविटेशन परफॉर्म करने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया। चलो भाई यहाँ पे ले, धन्नो, धन्नो और धन्ना, मैं कार को धन्नो ही बोलता हूँ भैया। धन्नो और धन्ना, धन्नो धन्ना के बीच में भी क्या हो रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब कोई भी चीज जिनके बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट होगा मेरे भाई। हाँ, इसके बाद चलो प्लेनेट ले आते, अर्थ और जुपिटर, दोनों के बीच में भी क्या हो रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे, बताओ? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट हो रहा है। आई होप कि चीजें समझ में आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट कोई भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर एक चीज डीपली बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसके ऊपर मैं अलग से टॉपिक बना दूंगा। राइट, हाँ। अब आगे क्या, ये तो हमारा न्यूटन सर का चीजें समझ में आएगी कि सर हाँ, कोई भी दो बॉडी के ऊपर क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, उसी अट्रैक्शन हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेविटी। राइट, हाँ। अब न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मेरी बात ध्यान से सुनो।
ये जो पॉइंट है या ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को आपको क्या करना है, आईएमपी कर लेना है। हर साल कहीं ना कहीं से इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, राइट। हाँ, तो न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि भाई देखो, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। मतलब क्या, हर एक ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में है वो अट्रैक्ट होता है हर एक ऑब्जेक्ट से, लेकिन विद अ फोर्स के साथ, बल के साथ। समझ में आ रहा है कि अगर ये जो बॉडी है और ये जो बॉडी है दोनों एक दूसरे के पास अट्रैक्ट होंगे तो इसी को अट्रैक्शन हम क्या बोलेंगे, विथ फोर्स के साथ आ रहा है, राइट। अगर कोई भी चीज मूवमेंट होगी विदाउट फोर्स तो मूवमेंट हो नहीं सकती, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वही रहेगा, समझे। हाँ, अब विच इज, फोर्स क्या रहेगा, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मींस एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, ऐसा हो जाएगा। आगे, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ ए डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। ध्यान से सुनना, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया तो चीजें इंक्रीज होती है। अगर फोर्स इंक्रीज हो रहा है तो मास भी इंक्रीज होगा, या मास इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स भी इंक्रीज होगा। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो चीजें क्या होती है, डिक्रीज होती हैं, घटती हैं। हाँ, आई होप कि समझ में आया। अब ध्यान से सुनना, मेरे पास बॉडी है, एक m1 है और एक m2, राइट। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मेरे प्यारे, मेरे पास क्या है, d है। हाँ, अब दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है क्या है, एक ये F और एक ये F, तो ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, डन। हाँ, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, दोनों बॉडी का क्या है, प्रोडक्ट, m1 m2 हो गया। इसके बाद इक्वेशन 1 हुआ ये। आगे देखिए ये क्या दिया है, बोला है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। अब ये जाने दो भाई, ये जाने दो। हाँ, अब f क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, उसके टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। मतलब दोनों के जो सेंटर से बीच का जो डिस्टेंस अपना जो d है, ये क्या है, इनवर्सली इसका स्क्वायर है। हाँ, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। आई होप कि समझ में आ रहा है। अब आगे क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुन। आगे एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन क्या आएगा, डी स्क्वायर। सर ये कैसे बना, इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2 कैसे है, तो ध्यान से अगर मैं समझाऊं ना, हमारे अभी पेन टैब यूज करके ध्यान से सुनना, ज्यादा हार्ड नहीं है और इजी भी है, इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। देख, आपका फॉर्मूला क्या है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 है, ठीक है। इसके बाद क्या है, एफ की वैल्यू है 1 अपॉन डी स्क्वायर, है ना, मल्टीप्लाई कर दे यहाँ पे 1 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही टर्म आएगा, नीचे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, डी स्क्वायर। देख, यही टर्म यहाँ पे बन गया, कोई दिक्कत है नहीं सर, बहुत इजीली समझ में आ रहा है, इजी ही समझ में आएगा, कोई भी चीज मैं हार्ड जाने नहीं दूंगा, ये चीज का टेंशन मत ले, ठीक है। ये चीज का टेंशन मत लो, कोई भी चीज मैं हार्ड जाने नहीं दूंगा, चीजें इजी ही जाएंगी। हाँ, अब आगे क्या होगा, फोर्स एफ आ गया, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या हो जाता है, इक्वल टू होता है, राइट। जब इक्वल टू होता है तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ता है, एक ग्रेविटेशनल, मतलब कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू लगानी पड़ती है जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से कोई भी चीज इक्वल टू में आती है। तो हमेशा हम ज्यादातर क्या करते हैं, मैथ में भी हम लोग के यूज करते हैं, कभी कभी सी यूज करते हैं, बट अगर हम ग्रेविटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्रेविटी हम ले लेंगे क्या, कांस्टेंट वैल्यू जी ले लेंगे, और ये m1 m2 यहाँ पे आ जाएगा अपॉन डी का डी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। जी क्या है अपना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डन। जी क्या है अपना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चल, ये वाला जो फॉर्मूला है आपको समझ में आएगा, जी क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है। तो मीन्स बताओ आपको, ये जो F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है, डी की जगह पे आर भी आ सकता है, आर स्क्वायर भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। वो भी रेडियस ही होता है, ये डी का मतलब डिस्टेंस ही होता है। तो ये जो फॉर्मूला है पूरे लेसन में आपको आएगा काम, ये फॉर्मूला नहीं याद है तो पूरा लेसन मतलब छोड़ ही दो। आप इस लेसन को जो है ना, ग्रेविटेशन लेसन को जो है ना बेटा, आप टच कर रहे हो, यहाँ से क्या कर रहे हो, यहाँ से टच कर रहे हो, समझ में आ रहा है। हाँ, अब आगे चल आगे, ये वैल्यू आ गई। अगर मैं मान लेता हूं कि मेरी जो m1 और m2 है उसकी वैल्यू 1 ले लेता हूं, और ये जो d है इसकी वैल्यू 1 ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। मैंने क्या किया, देखो m1 m2 को मैंने 1 माना है तो मैंने 1 ले लिया, और नीचे डी स्क्वायर को भी 1 माना है, तो मेरा क्या आएगा, f इज इक्वल टू जी बराबर आएगा, देखो 1 1 जा 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 से डिवाइड करो तो वही टर्म आएगा, तो f इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया, g आ गया। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि फोर्स इक्वल है ग्रेविटेशन के,
किसके इक्वल है? फोर्स इक्वल है ग्रेविटेशन के, जो यहाँ पे लिखा था एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ फोर्स। मतलब कोई भी जो बॉडी है, अगर कोई भी दो बॉडी है उसके बीच में अट्रैक्शन होगा तो भाई फोर्स के थ्रू ही होगा। समझ में आया? बिना फोर्स अप्लाई किए कोई भी चीज में मूवमेंट होती है? नहीं होती है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। हाँ, ओके, आई होप की चीजें समझ में आया। अब तो हो गया यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट मास प्लेस्ड एट अ यूनिट डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। जो चीजें यहाँ पे कंसिडर मैंने किया था, एज्यूम किया था 1 2, आप यहाँ पे m1 m2 जगह मैंने 1 लिया था, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो। समझ में आया क्या? हाँ, आप वैल्यू चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे चलते हैं, चीजें इतनी समझ में आ गई। अब मैं आगे क्या समझाने वाला हूं, मैं आगे आपको जो पूरी चीजें हैं कहीं ना कहीं फोर्स के ऊपर डिपेंड है, तो मैं आपको यहाँ पे इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में बताऊंगा। इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में तुम लोग बोलोगे सर ये क्या है? भाई आएंगे, मेरे करण और अर्जुन दोनों ही आएंगे। अब मेरे जो करण है उसका मास m1 है भाई, और जो करण अर्जुन है उसका मास m2 है। तो मूवी देखा है ना जिसमें लिखा है मेरे करण अर्जुन आएंगे भाई? हाँ, देखे हो? हाँ सर देखें। चल आगे, दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा क्या है? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर या डी स्क्वायर। ये कंसिडर हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लाता हूं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, हाउ विल फोर्स चेंज इफ मास ऑफ अर्जुन इज डबल। क्या बोला जा रहा है कि करण ये था, अर्जुन ये था क्या? अर्जुन या करण, पर नाम पढ़ने दो मेरे को क्या था। हाँ, करण और अर्जुन, ठीक है। इफ विल फोर्स चेंज इफ मास ऑफ अर्जुन इज डबल। हाँ, ये जो अर्जुन है, इस अर्जुन का अगर मैं मास पतला है भाई को मोटा कर देता है या बड़ा कर देता, मास डबल कर दो। अगर ये 5 केजी का तो 10 केजी कर देता। चल ले, मैंने क्या कहते बड़ा कर दिया, तो ये m2 था तो क्या हो जाएगा? 2m2 हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा? 2m2 हो जाएगा। सर ये क्यों कर रहे हो? रीजन क्या है करने का? मेरे को कोई बोली नहीं है या कोई बोला नहीं है। रीजन यही है इसके पीछे कि आपको कंडीशन समझा रहा हो भाई कि फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है। इफेक्ट का मतलब क्या? अगर मैं ये चीज करता हूं तो ये क्या चेंजेस होगा? अगर मैं किसी को गुलाब देता हूं तो मैं चाटा खाऊंगा, ये एक्सेप्ट हो जाऊंगा, है ना? तो यही चीज तो बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो इफेक्ट ऑफ लव भी हो जाएगा, ये हम यहाँ पे पढ़ रहे इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ रहे, तो तुमको दोनों ही समझा दिया है। अगर इफेक्ट ऑफ लव तो तुमको पता ही है, लेकिन इफेक्ट ऑफ फोर्स समझ लो। क्या बोला है अपना ये जो अर्जुन भाई है, ये इसका जो मास है डबल हो गया। चल मास डबल हो गया तो यहाँ पे क्या होगा? डबल हो गया। ले पीछे देख, जी m1 m2 है, ये जो 2 है m2 है जो है यहाँ पे 2 आ जाएगा क्योंकि डबल हो गया। ले आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़ो। अगर मास इंक्रीज हो रहा है, सिंपल से बोल रहा है, अगर मास इंक्रीज हो रहा है तो क्या फोर्स भी लगेगा ज्यादा? देख मैं पतला हूं भाई, पोपट लाल नहीं हूं लेकिन पतलू हूं, समझे? तुम मोटू हो, अब मुझे जो धक्का मारेगा, मुझे जो खींचेगा, मैं जल्दी खींच लेगा है, ये उठा के मेरे को फेंक देगा। लेकिन तुम अगर मोटू हो तुम तो मोटे रहेंगे, तुमको खींचने में उठाने में कितना दम लगेगा, है कि नहीं? ये तुम रिक्शे में बैठे तो रिक्शा पचक जाएगा भाई। ऐसा होगा कि नहीं होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका मास ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा। सिंपल सी बात है, अगर मास आपने इंक्रीज किया यहाँ पे 2 से, तो यहाँ पे भी क्या होगा? 2 से फोर्स इंक्रीज होगा। अरे वाह सर, इतने अच्छे से समझ। अरे फिर चल आगे, एक और क्वेश्चन लाया। ये क्वेश्चन समझ में आया ना? एक और क्वेश्चन लाया, हाउ विल द फोर्स चेंज इफ, फोर्स चेंज इफ मास ऑफ बोथ करण एंड अर्जुन आर डबल। देख करण का तो डबल है, ये है, अब अर्जुन भाई का भी डबल कर देते हैं। ले अर्जुन भाई का भी डबल हो गया, मतलब m1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2m1 हो जाएगा। हाँ सर 2m1 हो गया। चल अब मतलब क्या, मैंने इसका भी मास डबल किया, इसका भी मास डबल किया, इसका मतलब m1 की जगह पे भी क्या आ जाएगा? 2m1 हो जाएगा। लेकिन सर जी क्यों लाए बीच में? अरे मेरे प्यारे, ये 2 को यहाँ पे भी लिखेगा ना तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे नहीं सर आपने क्या किया, इन दोनों की जोड़ी बनाई ना, m2 ऐसा दिख रहा था, ऐसा बना दे, इसको भी ऐसा बना दे, कोई दिक्कत नहीं है। पीपीटी मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है, उसको यहाँ भेजूंगा, उसको यहाँ भेजूंगा, बस समझ ले। अब 2 यहाँ पे भी आ जाएगा। देख यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया तो यहाँ पे भी 2 2 जा करके 4 हो जाएगा। मतलब क्या, जैसे जैसे मास इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे फोर्स को भी इंक्रीज होना है। ऐसे मास इंक्रीज होगा फोर्स भी इंक्रीज होगा, मास इंक्रीज होगा फोर्स भी इंक्रीज होगा। ऐसे अपन लोग डांस भी कर सकते हैं ऐसे करके, है ना?
हाँ हाँ, आई होप कि समझ रहा है। अरे बोलना यार, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, बुक बुक लेके बैठा है कि नहीं बैठा है। एक तो अकेला मैं इस क्लासरूम में हूँ, कोई सामने है नहीं, किसी से बात नहीं कर पा रहा, तुम लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो पता ही नहीं है अपने को, है। ऑनलाइन के बहाना गेम तो नहीं खेल रहे हो? बीजीएमआई क्या नाम है, बीजीएमआई खेल रहे हो क्या? कुछ अपने को आइडिया नहीं भाई क्या है क्या नहीं। चल, आप हमने यहाँ पे दो इफेक्ट देखा जब मास इंक्रीज हो रहा है तो। सर मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, आपने मास क्यों इंक्रीज किया? चलो ठीक है, कर दिया तो कर दिया, अब मुझे डिस्टेंस इंक्रीज करके दिखाओ ना। तेरी तमन्ना पूरी यहाँ पे आ गया। हाँ, क्वेश्चन आया, ले, हाउ विल द फोर्स चेंज इफ डिस्टेंस इज डबल? अगर डिस्टेंस डी है सिंगल में, इसको डबल कर दो भाई, भाई डबल हो जाए, चल ले, डबल हो गया। अब डिस्टेंस लिया है ना, मीन्स डिस्टेंस डबल हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया देख, जो डी है क्या बन गया, 2d हो गया, होल द स्क्वायर। होल द स्क्वायर मतलब क्या, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, डी का स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा, 4d स्क्वायर आया क्या? हाँ है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1/4d स्क्वायर। सर 1/4d स्क्वायर कैसा नहीं समझा, देख ध्यान से सुन। पहली बात तो यहाँ पे ये टर्म है, जब यहाँ पे बड़ा करना भाई, बड़ा साइज बड़ा करो लास्ट। हाँ, अगर यहाँ पे एक टर्म है मेरे बच्चों, राइट, यहाँ पे 4 है, कहीं ना कहीं 4 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऊपर 1 भी होगा, तो यही 1/4 यहाँ पे आ गया। चलो आई होप कि समझा, दो कंडीशन तो समझा। चल आगे चलते हैं, अब एक और क्वेश्चन ले आता हूँ। क्या सब कंडीशन हो गया सर? आपने एम को भी चेंज किया, हाँ, और एफ को भी चेंज किया, अब आपने डी को भी चेंज किया। सर अब आप जी को चेंज करो। हाउ वुड हैपन इफ द वैल्यू ऑफ जी वॉज ट्वाइस? अगर जी की वैल्यू ट्वाइस कर दोगे भाई, पहले तो सिंगल था जी था, अब तो जी की वैल्यू ट्वाइस कर रहे हो, कर दो जी की वैल्यू ट्वाइस, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2g हो जाएगा। अगर जी इंक्रीज हो रहा है तो बस सिंपल सी बात है भैया, फोर्स भी इंक्रीज होगा, जिस क्वांटिटी में यहाँ इंक्रीज हो रहा है उसी क्वांटिटी में भी यहाँ इंक्रीज होगा, जितना खाओगे उतना ही बाहर निकालोगे, सिंपल से सेम प्रोपोर्शन चल रहा है इधर, है। देख ध्यान से देख, कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि सर बुक का तो नहीं है भाई, बेसिक पढ़ा रहा हूँ, कैपिटेशन में अच्छे मार्क्स लाने हैं, 99 स्कोर करना है, तो उस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। अब ये नहीं सोचना अरे बुक का ही पढ़ता ना, अरे सर क्या बाहर का पढ़ा रहे भाई, हर एक चीज डीपली पढ़ाने वाला हूँ, अच्छे से डाउट क्लियर करके दूंगा, नहीं तो चमाटा मारूंगा, ऐसे मत बोल, एकदम डीपली पढ़ाने वाला हूँ। देख पहले तो मैं ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ाया, फिर ग्रेविटेशन में आया, फोर्स के बारे में पढ़ा, फोर्स के बारे में अगर बीच में कुछ आता है उसके बारे में भी पढ़ाना पड़ेगा। ये नहीं कि पहला दूसरा पेज पढ़ा, मोशन पढ़ लिया, इसके बाद में चौथे पांचवे पेज में कैपेलर लॉ पढ़ लिया, ऐसा नहीं यार, कैपेलर लॉ अपन लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि कैपेलर लॉ इसके साथ अकॉर्डिंग कुछ नहीं, समझेगा, इससे कुछ रिलेट नहीं है अभी, इतना है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। और आपको एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा, वाई इज जी कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन? जी को क्यों कहा जाता है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन? ऐसे 3 पॉइंट आएंगे, आपको फटाफट लिख लेना, दो ये रहा 3, पहला ये 2 पॉइंट हो गए, समझा दो क्या, चल समझा देता हूँ। बोला द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ द बॉडी। मतलब क्या, वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड नेचर के ऊपर और उसके साइज के ऊपर, समझा? अब क्या बोला मैंने, मैं पतला हूं और आप मोटे हो, जो मोटे भाई बुरा मत मानना, मोटा ही मजाक में बोल रहा हूं, हाँ, मैं पतला हूं और आप मोटे हो, तो जी क्या बोलता है भाई, तुम मोटा भी है ना, मैं मेरी जो वैल्यू है ना 6.67 इंटू 10⁻11, मैं इतना ही एक्ट दूंगा तुम्हारे ऊपर, जो पतला है ना, जो पढ़ा रहा है तुमको, उसके ऊपर भी मैं यही वैल्यू सेट करूंगा, मैं चेंज होने वाला नहीं हूं। और इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज, हेंस इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, राइट। अब ध्यान से सुनना, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज। देखो ये मीडियम के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता भाई, जो रेयर मीडियम डेंसर मीडियम होता है, राइट। अब ध्यान से सुनना, ये तो पॉइंट हो, 2 पॉइंट हो गया, लिख दोगे मार्क्स, 2 मार्क्स के लिए आएगा, हो जाएगा। ये जी की वैल्यू याद कर लेनी है, क्या जी की वैल्यू, ध्यान से सुनो, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आई होप कि समझा, हाँ सर। चलो 10 पेज हो गया और आपको 7 पेज पढ़ना है, फर्स्ट लेक्चर है ना। अब आगे, यूनिट ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब जो जी के बारे में पढ़ाया, जी की यूनिट के बारे में पढ़ ले, है, जी के यूनिट के बारे में पढ़ ले, क्या यूनिट, वी नो डेट, हमें क्या पता है भैया, ये वैल्यू पता है। अब तुमको पता क्या करना है, जी का क्या करना है, जी का क्या निकालना है, जी का देखना, जी का क्या निकालेगा बताओ,
जी का सर हम लोग यूनिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे सर? यूनिट। कहाँ है यूनिट? कहाँ गया, कहाँ गया? अरे भाई यहाँ है यूनिट। कि यूनिट निकालना है, ध्यान से सुन। ये एक डिवाइड में, ये जाएगा मल्टीप्लाई में, है तो एफ डी स्क्वेयर हो गया अपॉन, अपॉन अभी नहीं लेता हूं, चलिए रफ कर दू। हाँ, एफ डी स्क्वेयर इज इक्वल टू जी m1 m2। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे जी वेब फाइंड करने, तो मैं इसको क्या करती हूँ, जो मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे डिवाइड में ले आता हूँ। हाँ, तो एफ डी स्क्वेयर अपॉन m1 m2 इज इक्वल टू जी। जी आ गया तो जी इज इक्वल टू मैं ऐसा कर देता हूँ, एफ डी स्क्वेयर m1 और m2। ध्यान से सुन, मैंने क्या बताया था? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब ये यूनिट बना कैसे इसका? राइट, ये जो यूनिट है बना कैसे, ध्यान से सुन। वही यूनिट समझाने के लिए मैं यहाँ पे बताया हूँ। तो एक फोर्स, फोर्स का यूनिट आपने कभी ना कभी सुना होगा, आपके टीचर ने बताया होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ, नहीं आता है तो भाई फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, अब डिस्टेंस, डिस्टेंस किसमें मेजर करता है भाई, बताना, डिस्टेंस किसमें मेजर करता है? हाँ सर, मीटर में करते हैं, मीटर। एम, डी को स्क्वायर है तो एम को भी स्क्वायर लगा दे, डिवाइड है तो डिवाइड कर दे। मास, मास को किसमें मेजर करता है सर? केजी में करता हूं। दो मास है तेरे पास, दो लिख दे, ले बन गया क्या भाई? कोई दिक्कत है? ना सर कोई दिक्कत ना है, ये नहीं है, कोई बात नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़े। हाँ, तो ये रब कर देता हूं, किसी को कुछ स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं सर। चल ले, जो मैंने सॉल्व किया वही यहाँ पे सॉल्व करके दे रहा है। ठीक है, हाँ दिया। अब तुम्हारे लिए अगर अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो एक क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, चलो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन पहला आप बताओ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय। कितना फोर्स है भाई? फॉर्मूला देखना, पढ़ाया था अभी, कौन सा फॉर्मूला है बता, तीनों में से, चारों में से कौन सा फॉर्मूला है सर? नहीं आ रहा वापस, आ गया, लिख लियो नोटबुक में, बताओ, जरूर नहीं बोलना, ये वाला ले भाई। हाँ देख, अभी ये फॉर्मूला नहीं कहता एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, देखा था। हाँ, अब यहाँ पे ऐसा यूनिट ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन का क्या ऐसा यूनिट। अभी देख यूनिट निकालना सीखा, क्या था? न्यूटन मीटर स्क्वायर था, मीटर को स्क्वायर नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी रेज टू माइनस +2 था, -2। चल समझाता हूँ, चल 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 समझाता हूँ। आंसर तो अपना यही है, देख। हाँ, आंसर तो अपना यही वाला है। कैसे बताता, देख क्या था? न्यूटन, सर ब्लैक यूज करो, ब्लैक। ठीक है जनाब, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऐसा था। और देख न्यूटन मीटर स्क्वायर, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? केजी रेज टू -2 हो जाएगा। देखिए ये सेम बना क्या, नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, तो अपना ये आंसर क्या है? राइट है सर। थैंक यू सर, धन्यवाद, इतनी तारीफ बहुत जरूरी होती है। आगे, द वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू क्या है बताना? 6.67 इंटू 10⁻11। अरे भाई ये सब क्या दिए हो, ये जरा 6.67 इंटू 10⁻11। चलो, आई होप कि तीनों समझा। हाँ सर, बहुत अच्छे से समझा, हाँ है ना, वेरी गुड। ओके, अब हम आगे जा रहे हैं पढ़ने के लिए सेंटर ऑफ मास। किसके बारे में? सेंटर ऑफ मास के बारे में स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। ठीक, सेंटर ऑफ मास होता क्या, ध्यान से सुनना। The center of mass of an object is the point inside और outside। समझ में? एक सर्कल होगा तो सर्कल के इनसाइड होगा पॉइंट, हाँ है ना। कोई भी सेंटर ऑफ मास, और अगर कोई भी स्फीयर है, सर्कुलर स्फीयर, उसका क्या रहेगा? आउटसाइड रहेगा ऑफ द ऑब्जेक्ट एट विच द टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। अगर मैं हो सके तो आपको मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, ध्यान से ये सेंटर ऑफ मास स्टडी करना है आपको, सेंटर ऑफ मास। उसके लिए क्या करना है आपको? दीवार में जाना है, दीवार में टच कर देना। ये जो अपना लेग है, ये देख, ये जो लेग है, लेग, इस लेग को क्या करना, ध्यान से सुनना, इस लेग को क्या करना, दीवार में टच कर देना, और ये भी टच हो जाना। ठीक है, अब ये जो लेग है राइट वाला, इसको उठाने की कोशिश करना, उठा नहीं पाओगे। अगर उठा दिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं बोलूंगा हाँ भाई तुमको दिया ऑनलाइन, मैंने ऑनलाइन, तुम अपना नंबर भेजना, उसमें मैं पेटीएम करूंगा 1000 रुपए, होगी प्रॉमिस, 1000 रुपए की डील करके दिखाओ। देख ले कैसा करना, देख ले, बात बोलना नहीं,
गलत करेगा फिर बोलेगा देख ले कितना 4 सेकंड, बस 4 सेकंड करने। दीवार में ये जो पूरा जो दीवार होगा आपका, ये जो अपना लेफ्ट लेग होगा पूरा उसमें टच कर देना, फिर आपको राइट लेग उठाना है। हाँ ये है ठीक है चलो, ये एक स्फीयर है, उसका आउटसाइड हो जाएगा। अब ये जो सर्कल है उसका क्या रहेगा, इनसाइड होगा, जो भी सेंटर ऑफ मास से पॉइंट आउट रहेगा, समझे। सर्कल का कोई बीच में सेंटर में रहता है, और जो स्फीयर रहता है उसका बाहर की तरफ रहेगा ना मेरे प्यारे बच्चे हैं। हाँ समझा, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी एट इट सेंट्रॉइड। ये जो सेंट्रॉइड है, समझ में आ रहा है, काफी चेंज हो गया क्या। हाँ, ये जो सेंट्रॉइड है होता है, बीच का जो सेंटर होता है, उसकी क्या रहती है बेटा, यूनिफॉर्म डेंसिटी होती है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, डेंसिटी का मतलब घनत्व, घनत्व कोई भी चीज का, जैसे वेट होता है वैसे घनत्व होता है, जो चेंज नहीं होता है। क्या नहीं होता है, चेंज नहीं होता, समझ में आया क्या। हाँ चीजें चेंज नहीं होती है। और वही जो डेंसिटी को डिनोट किया जाता है रो से, रो बनाना सिखाओगे, रो बनाना सिखाओगे। हाँ सर आज आप है ना हमें बिगाड़ दोगे, क्या क्या बनाना नहीं सिखा रहे हो, क्या क्या हमें बोल रहे हो भाई, क्या क्या बोल रहे हो। सही सर, ये इसको बोलते बेटा रो, ठीक है, ये सिंबल है डेंसिटी का। वीडियो चल रहा है ना। है? नहीं मुझे लगा बंद होना हो गया, वो चार्जिंग नहीं दिख रहा है। चलो अभी आगे अपना और है थोड़ा सा। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम ये पढ़ रहे थे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन कैसे किया गया उसके बारे में, जिसमें मैंने बताया द टाइड ऑफ सी ड्यू टू मून एंड सन। टाइड का मतलब क्या होता है, ध्यान से, टाइड का मतलब होता है लहरें लहरें लहरें, ये प्यारी प्यारी आंखें क्या जानते हो, टाइड का मतलब होता है लहरें। अब क्या हुआ ना, अगर आप ऐसा कर रहे हो ना, देखो टाइड उठ रही है, लहरें उठ रहा है, भाई ये क्यों होता है, चल आगे बताता हूँ क्यों होता है। देख इफेक्ट ऑफ मून, ये अपना अर्थ है, हाँ है। अब यहाँ पे ये अपना मून है भाई, मून वापस आ, मेरे बच्चों को वापस देखना कहाँ से आ रहा है, ले भैया मून भी आ गया। अब मून जैसे आया है ना, तो मून क्या कर रहा है भाई, बोल अर्थ को बोल रहा है तूने जब मुझे इतने सालों से बैठ के रखा है ना, मैं दूर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मून दूर जाने की कोशिश कर रहा है, समझ में आ रहा है क्या। तो इसका जो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होता है, खिंचाव यहाँ होता है, समझ में आया। अब कोई किसी के दिमाग में टंकेगा, सर अगर मून चाहता वहां से भाग जाए तो भाग क्यों नहीं जाता है भाई, जितना इसके पास ग्रेविटेशन है ना उससे ज्यादा इसके पास ग्रेविटेशन है, तो ये भी ले घींच के रखा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ले खींच रहा है, ऐसा हो रहा है। अब ये यहाँ पे जहां पे तनाव लग रहा है वो क्या होगा, हाई टाइड, और यहाँ पे हो जाएगा लो टाइड, ठीक है 90 डिग्री पे बनेंगे, यहाँ पे बन के आ जाएगा लो टाइड। आई होप कि समझा, यहाँ पे भी लो टाइड। लेकिन सर मून तो यहाँ पे है, यहाँ पे हाई टाइड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्यों है, दे क्या बोला अभी, और खुद को भी पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है, पीछे तो पीछे भी टाइट लगेगा ना। अब मून वहां खींच रहा है, मून को बोला बेटा जाने नहीं दूंगा, जैसे गब्बर, जैसे गब्बर क्या बोलता है बसंत, अरे नहीं मेरे को डायलॉग ही नहीं याद है, क्या मैं बीच में बोलते रहता हूँ फिर बीच में भूल जाता हूँ, इसमें डायलॉग तो याद होना चाहिए, तुम लोग सिखा देना ठीक है। हाँ वो जो मैं अभी बताया ना वही बता रहे हैं यहाँ पे। चल आगे देखा, मान लो ये मून है, उसको मान लो ये अर्थ है, ले मान लो भाई आजा लिख के आजा भाई, लिख के आजा, सब लिख के आजा। हाँ मान लो ये अर्थ है, ये नहीं मून है, ये अर्थ है। अब ये मून जो है बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये पकड़ के रखा है, जाने नहीं दूंगा। हाँ तो मेरी बसंती है, कैसे जाने दे सकता हूँ। अब ये जो बंदा है देख पीछे से देखो तनाव चल रहा है, देखो ये जो टी शर्ट है देखो पीछे गया, गया ना, तो यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी और कोई भी चीज है। समझा लो टाइड हाई टाइड के बारे में। हाँ देख पोजीशन चेंज होगा, लो टाइड हाई टाइड भी चेंज होगा। हाँ सर आई होप कि समझा, वेरी गुड। एमसीक्यू है, कर लो भैया, हो गया तुम्हारा 3 एमसीक्यू फिर से आया। बताओ क्या है भाई, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस में सेपरेटेड होते हैं जो भी दो बॉडी के बीच में फोर्स लगता है, तो 1/d तो होता नहीं है, डी होता नहीं, डी स्क्वायर होता नहीं, 1/d² है ना, जी इज इक्वल टू जी, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2/d², है ना, नहीं समझा, देख समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जिनको समझ में आ गया उसकी करके आगे बढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, अपना टाइम वेस्ट ना करो, अपना टाइम वेस्ट ना करो। हाँ जी m1 m2/d² है, मैंने क्या बोला था पिछले लेक्चर में, कहीं ना कहीं 1 होगा ना, इसको बाहर निकालो तो क्या बन जाएगा, 1/d² बन जाएगा, लेकिन 1/d² आ गया, ये आपका आंसर है, क्या है ये आपका आंसर है। हाँ आंसर, हाँ भाई हाँ आ गया रीजन,
F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। अभी करवाया था, ठीक है। चल अब द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं होता भाई? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस नहीं, सम ऑफ देयर मासेस नहीं, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं, द डिस्टेंस बिटवीन, अरे क्वेश्चन पढ़ना क्या है? द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड, मतलब किस पे डिपेंड नहीं होता? देख ध्यान से सुनना, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मास पे डिपेंड होता है, क्योंकि m1 m2 क्या है? प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होना, मल्टीप्लाई में है ना? हाँ सर। अब द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है वहां पे, हाँ है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू बॉडीज है ना, डिस्टेंस है ना, 1/d है ना। क्या नहीं वहां पे? सम ऑफ देयर मासेस, मास का सम है क्या वहां पे? m1 प्लस m2 लिखा है क्या वहां पे? नहीं लिखा है ना? लिखा है क्या? नहीं लिखा है, तो यही रॉन्ग है, इस पे डिपेंड नहीं है भाई अपना। ले, अब यहाँ पे क्या है? इफ वी हाफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस को हाफ कर दे अपनी कोई भी दो बॉडीज के बीच में, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम क्या होगा बता? इसका भी आंसर बता रहे हैं। चल क्या होगा अगर हाफ कर दे तो कोई भी डिस्टेंस को? अभी आपने किया था, 4 टाइम हो जाएगा। 4 टाइम कैसे? देख रीजन देख, एफ इज इक्वल एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/d² आया, एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, आपने डिस्टेंस को हाफ कर दिया, राइट, स्क्वायर कर दिया। अब ध्यान से सुन, एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1 का 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, डी का स्क्वायर डी आ गया। समझा क्या? अब ये जो 4 है नीचे डिवाइड में है, ऊपर जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो 1 के पास, तो वो 4 अपॉन d² आ गया, तो क्या अपना है? 4 टाइम। कितना टाइम? 4 टाइम। आई होप कि समझा। हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, आज के लिए इतना ही, बहुत अच्छे से समझा होगा, मैंने अपना पूरा कोशिश किया। अगर जो बच्चे यहाँ तक आ चुके हैं, यहाँ तक वीडियो देख चुके पूरा एंड तक, वो कमेंट बॉक्स में करे पार्ट 2 लिख के, पार्ट 2 लिख के कमेंट करें, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ बच्चे वीडियो देख रहे हैं। और एक सिंपल सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, एक आग्रह है आप लोगों से कि वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करो, और ये सौरभ सर जो है नेक्स्ट यूके, उनको फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, जिसका आईडी है सौरभ यादव 526। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शुक्रिया।